हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, पाकिस्तान सरदर्द तो है ही दुनिया के लिए और लगभग पिछले कुछ टाइम से लगातार कुछ ऐसी खबरें उसके बारे में मिलती जुलती उससे संबंधित आ रही हैं कि मुझे ऐसी वीडियोस बनानी पड़ रही हैं सिस्टम के या मेरी डिग्निटी, मतलब बार बार उस पर ही फोकस करना पड़ रहा है। और बच्चे भी कहेंगे कि ऑब्वियसली सर आप उसी भी क्यों फोकस कर रहे हो, लेकिन असलियत में छोटी छोटी चीज़ें जिस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम बदल रहा है तो उसमें पाकिस्तान का डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पाकिस्तान नो डाउट सरदर्द तो है ही, लेकिन असलियत में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आज के दिन, भारत और पाकिस्तान में जो दुनिया शुरू से ही जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम कश्मीर को लेकर है। और असलियत में सारी की सारी लड़ाई अगर कश्मीर को लेके है तो शोर शराबा इसी से रिलेटेड आगे ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये है, इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर को लेकर, या यूं कहें कि इंडिया पाकिस्तान वाले हिस्से को जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसको छीनने के लिए 70 ईयर्स लगातार 70 साल से कोशिश कर रहा है। तो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान भी भारत के हिस्से पर, वो चाइना वाले हिस्से पे नहीं बोलेगा क्योंकि वो तो उसके मतलब जिसे कहते हैं कि नए वाले हस्बैंड हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कश्मीर, भारत वाले कश्मीर के हिस्से में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर किए रखता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पर पाकिस्तान जो है, जो भी डिप्लोमेसी खेलता था वो असलियत में इस्लामिक वर्ल्ड के नाम पर खेलता था, और वो इस्लामिक वर्ल्ड के नाम पर लगभग पूरी दुनिया के देशों को इकट्ठा करता था। और कश्मीर इशू को, पाकिस्तान कश्मीर इशू को एक इस्लामिक वर्ल्ड से जुड़ा हुआ इशू प्रोजेक्ट करता था। अब जैसे ही वो इस्लामिक वर्ल्ड से जुड़ा हुआ इशू प्रोजेक्ट करता था और ये प्रोजेक्ट करता था कि इंडिया के अंदर जो हिंदू हैं वो कश्मीरियों पर अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए पूरी दुनिया के इस्लामिक देशों को एक होकर कश्मीरियों के लिए मदद करनी चाहिए, लड़ना चाहिए। जब ये सिचुएशन आ जाती थी तो पूरी दुनिया के, खासकर इस्लामिक वर्ल्ड, इस इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर के रूप में सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर सऊदी अरेबिया से लेकर पूरे अरब वर्ल्ड जो था वो पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो जाता था। अब यहाँ सिचुएशन समझिए, सिचुएशन ये है कि असलियत में कश्मीर को लेकर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन असलियत में अब इस इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेंस की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेंस की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है कि इस इस्लामिक दुनिया पर कब्जा कौन करेगा, जो इस इस्लामिक दुनिया पर कब्जा कौन करेगा। जब ये लड़ाई शुरू हो चुकी तो असलियत में यहाँ पर तीन बड़े कंटेंडर सामने आते हैं। एक तो सऊदी अरेबिया, दूसरा टर्की और तीसरा ईरान। अब ये तीनों के तीनों इस तरीके से लड़ रहे होते हैं कि इस इस्लामिक वर्ल्ड पर दबदबे के लिए कि बहुत ज़्यादा। ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा नया दोस्त ईरान से वो दोस्ती इसलिए नहीं क्योंकि ये शिया देश है, तो इसलिए ईरान से दोस्ती नहीं हो सकती। लेकिन टर्की सुन्नी देश है और टर्की आज के दिन एर्दोगान की लीडरशिप के अंदर कॉन्टीन्यूसली दुनिया इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, और टर्की भी जानबूझकर इस्लामिक वर्ल्ड के इश्यूज़ में, ऐसे इश्यूज़ में इंटरफियर कर रहा है, ऐसे मामलों में जाकर टांग अड़ा रहा है जो इस्लाम से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हो चुके हैं और जिन पर सऊदी अरेबिया से लेकर अरब देश चुप बैठे हुए हैं या कुछ कदम नहीं उठा पा रहे, जैसे कश्मीर का इशू। भाई, इंडिया के डिप्लोमेसी के अंदर इंडिया ने बहुत ही कैपेबल तरीके से, बहुत ही ताकतवर तरीके से, सक्षम तरीके से पूरे मामले को कंट्रोल किया और सऊदी अरेबिया से लेकर अरब देशों के साथ अपनी फ्रेंडशिप इस तरीके से बढ़ाई कि कश्मीर इशू के मामले में जब पूरी की पूरी सिचुएशन को बदला भारत ने जब पूरी सिचुएशन को बदला और 5 अगस्त 2019 को पूरा 370 हटाकर उठा के कूड़ेदान में फेंक दी और पूरी सिचुएशन को पलटकर इस तरीके से सिस्टम बना दिया कि कुछ मतलब सारा कश्मीर को इंटीग्रेट कर लिया। ऐसी सिचुएशन में अरब देशों में से किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन एक आवाज़ आई जो भले ही उस समय पर दुनिया को ना सुनाई दी हो, लेकिन वो आवाज़ असलियत में नई नेतागिरी का दावा ठोकने की आवाज़ थी, और वो आवाज़ टर्की से आई थी। टर्की के एर्दोगान ने पूरी ताकत के साथ कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का समर्थन किया था। अब यहां से सिचुएशन आगे बढ़ी, यानी इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर के मामले में जो मामला सऊदी अरेबिया का था, अब वो वहां से हटकर टर्की जो है पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो गया। और जैसे ही टर्की पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हुआ, अब सिनारियो, या यूं कहें कि पूरा का पूरा समीकरण जो है वो बदल गया। और जैसे ही समीकरण बदला, यहां आपको एक नए षड्यंत्र की
साजिश दिखाई देगी जो कि ग्रीस के मीडिया ने, ग्रीस जो टर्की का दुश्मन और टर्की का विरोधी दुश्मन या कुछ भी कहें वो है, उसने कहा कि एर्दोगान के सैन्य सलाहकार अदनान तनरीवर्दी जो एर्दोगान के सैन्य सलाहकार हैं, इन ऑफिस से कुछ खबर लीक हुई जो कि कश्मीर से रिलेटेड है, और कश्मीर में तुर्की और पाकिस्तान मिलकर जो षड्यंत्र करने जा रहे हैं, उसका खुलासा हो रहा है। षड्यंत्र में एर्दोगान ने तनरीवर्दी को गाइड किया या तनरीवर्दी से सलाह लेकर या उसकी लीडरशिप में एक सदात नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है तुर्की के अंदर, जो भाड़े के आतंकवादियों को भर्ती करता है और उन भाड़े के आतंकवादियों के द्वारा दुनिया के अलग अलग देशों जैसे सीरिया से लेकर आर्मेनिया के अंदर हमले करवाता है, इराक के अंदर हमले करवाता है और लोगों को मरवाता है। इस सदात के साथ मिलकर फई, पूरा नाम है सैयद गुलाम फई, को अपॉइंट किया है और इसको कहा कि आप सदत का जो एक आतंकवादी संगठन है कश्मीर में बेस बनाओ और कश्मीर में बेस बनाकर कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाओ। ये फई कौन है? ये फई कश्मीर के बलगाम में पैदा हुए, 1949 में अमेरिका चले गए और कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल को सपोर्ट किया और साथ मतलब इस्टेब्लिश किया, और साथ में जमीयत उलेमा जमीयत इस्लामी जमात ए इस्लामी के साथ जुड़े रहे, उसके एक्टिव मेंबर रहे। साथ में कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल को इन्होंने इस्टेब्लिश किया और कश्मीर का डे बनाने से लेकर अमेरिका के अंदर कश्मीर के पूरे मूवमेंट को चलाने में बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। अब इस तनरीवर्दी ने फई के साथ सांठगांठ करी और इन्हें यह कहा कि आप सदत को मदद करें कश्मीर में बेस बनाने के लिए, और जो काम आईएसआई वगैरह या जो काम कश्मीर के लिबरेशन के लिए या कश्मीर के अलगाव के लिए बदलने के लिए लड़ने वाले आतंकवादी गुट नहीं कर पाए, अब वो सदत करेगा। और सदत के करने से कश्मीर के अंदर टर्की का बेस बढ़ेगा और इंडिया में टर्की का बेस बढ़ेगा, इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं उनमें टर्की का बेस बढ़ेगा और सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस कम होगा। और जैसे ही सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस कम होगा, वहां पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगहों पर सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंस को कम करके तुर्की अपना लीडरशिप बना लेगा, तो तुर्की अपने आप में एक अरब लीडर, दुनिया का मुस्लिम देशों का एक लीडर बनने के बाद ऑटोमन ड्रीम को पूरा करने की कोशिश करेगा। भारत के लिए चिंता वाली बात यह है कि भारत, तुर्की और पाकिस्तान, अगर तुर्की ये काम करेगा तो तुर्की के पास सऊदी अरेबिया के साथ पास पैसा था, तुर्की के पास पैसा नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस ज़बरदस्त है, लेकिन तुर्की के पास हथियार बड़े ज़बरदस्त हैं। और अज़रबैजान आर्मेनिया जो पिछले साल लड़ाई चली लगभग 15-20 दिन, उस 20 दिन की लड़ाई में, अज़रबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में तुर्की ने भी अज़रबैजान को बहुत सारे हथियार पहुंचाए, खासकर ड्रोन्स पहुंचाए, और उन ड्रोन्स ने काफ़ी हद तक आर्मेनिया के एयरफोर्स और आर्टिलरी और आर्मी को बिल्कुल पंगु बना दिया, बेदम कर दिया। अब वही ड्रोन्स पाकिस्तान को भी दिए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट मजबूत हो, और उसके साथ साथ पाकिस्तान को ऑर्गेनाइजेशंस, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको चलाने में मदद की जा रही है ताकि पाकिस्तान जो है कश्मीर के अंदर दोबारा से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को मजबूत करे और उन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के दम पर इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे। तो दोस्तों, ये इनकी सबसे बड़ी सिचुएशन थी, सबसे बड़ा प्लान था, जिसकी वजह से इंडिया को सरदर्द हो सकता है और पाकिस्तान टर्की के एक नए समीकरण बनने की पूरी दिशा
दिखाई दे रही है कि नए समीकरण बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा सरदर्द बन सकती है। आगे टर्की और पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होंगी या जैसा भी डिस्कशन होगा ज़रूर किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।